ठीक। नमस्ते विद्यार्थियों, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य लगभग यूपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसियाँ वही हैं, जैसे लेखपाल, यूपीएसआई। बहुत से बच्चे कह रहे थे हिंदी सब्जेक्ट सर पढ़ा दीजिए, तो देखिए सब सब्जेक्ट तो पॉसिबल हो नहीं सकता। फिलहाल मैं हिंदी का 1-2 डेमो क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी लॉकडाउन खुलेगा तो क्लास में उसकी कक्षाएँ दी जाएंगी। तो अभी आज के लिए बच्चों जो हिंदी पढ़ा रहे हैं देख लीजिए। हिंदी में आज हम लोग सीखेंगे भाषा। पहली जो चीज़ उसमें है भाषा, ध्यान से समझना। अभी बच्चों अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा जो हमारा शब्द है ये भाष धातु से मिलके बना है। ये भाष धातु से बना है। जो हमारा भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना है, और भाष धातु का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। समझते चलिएगा, है ना। मैं एकदम क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको। और यूपीएसआई और यूपी लेखपाल ये मेरे जहन में और उसी को रख करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझना। भाषा की पहले बात करते हैं। पहले मैं हिंदी पे नहीं आ रहा हूँ, पहले मैं भाषा पे आता हूँ। हिंदी भाषा में भाषा की बात करें अगर, तो भाषा बच्चों भाष धातु से बना है, और भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। हिंदी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है ना। कि एक पेज 1000 क्वेश्चन रटवाए दी रट ला, ऐसा नहीं होगा। हम लोग भाषा हमारी है हिंदी। तो पहले मैं भाषा की बात करता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। भाषा भाष धातु से बना है, और भाष धातु का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, देखो बच्चों, विचार। विचार की बात अगर की जाए, विचार क्या होता है? वह आध्यात्मिक इकाई। मतलब हमारे कहने का ये है कि हमारे मन की वह बात जो आध्यात्मिक होती है, अर्थात जो ध्वनि रहित होती है। हमारे मन की बात जो ध्वनि रहित होती है, मतलब हम एकदम सीधे सीधे आपको बता दें, विचार क्या होता है। जब तक कोई भी समस्या हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है, दिमाग में है, तब तक बच्चों विचार कहलाएगी। जो ही हम उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे को प्रकट कर देंगे, तो विचार नहीं बल्कि भाषा हो जाएगी। इस बात को गौर से समझना। विचार क्या होता है बच्चों? विचार अच्छे से आप समझना कि विचार क्या है कि मन में जो हमारे बात है उसको मन तक ही सीमित रखना, यही विचार होता है। और विचारों को प्रकट करने का बच्चों जो माध्यम होता है, इसी को भाषा कहा जाता है। तो देखो बच्चों, भाषा की परिभाषा निकल करके आ गई। क्या निकल करके आ गई? कि विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से बता दूं कि भाषा बच्चों भाष धातु से बना है। धातु मतलब होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया, संस्कृत में धातु बोला जाता है। और भाष धातु से बना है बच्चों। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। विचारों को प्रकट करना। विचार बच्चों क्या होता है? जब तक कोई बात अपने मन में आप रखे हो वो विचार है। जो ही आप उस बात को प्रकट कर दिए वो भाषा हो गई। मतलब ये हुआ कि विचारों को प्रकट करने का जो साधन होता है या जो माध्यम होता है बच्चों, वही भाषा कहलाता है। इस परिभाषा को जरूर लिख लेना कि विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। अब आगे इसमें हम बच्चों चलेंगे भाषा में। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो धीरे धीरे पढ़ो ताकि आराम से सारी चीज़ें आ जाए, है ना।
कोई जल्दबाजी नहीं है। यूपीएसआई का आपको अगर नौकरी लेना है या फिर यूपी पुलिस की लेना है या यूपी लेखपाल की लेना है, हिंदी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हिंदी का पूरा गेम रहता है। और मैं यूपी की जो वैकेंसियाँ हैं उनकी अगर बात करूँ तो यूपी की वैकेंसियों का मुझे अच्छा अनुभव रहा है। यूपी की वैकेंसियों की बात करें और आगे मैं यूपी स्पेशल चलाऊँगा, लेकिन यूपी स्पेशल पेड चलेगा फ्री नहीं। चलो देखो, वही तो जान है हमारी यूपी स्पेशल। चलिए देखते हैं बच्चों, भाषा का मैंने बताया ना भाषा के बारे में। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, भाषा के आगे अब बात करेंगे। अब बच्चों इसमें जो दूसरी टॉपिक है भाषा में, वो है बच्चों भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषता होती है उस पर अब हम बात करेंगे, है ना। आप अब पूरी चीजें इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आज के टाइम में जो पैटर्न नया निकल करके आ गया है उसमें आपको परिभाषा दे देगा और स्टेटमेंट दे देगा और ये पूछ लेगा कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन सही है। कथन 1, 2 या 3 या 2, 3 ऐसे करके आ रहा है आजकल क्वेश्चन। तो नए पैटर्न का क्वेश्चन चल गया, इसलिए आप पूरी चीजें पढ़ें डिटेल में। चलिए भाषा की विशेषताओं की अब बात करते हैं। पहली चीज बच्चों, भाषा की विशेषता में पहली चीज बच्चों है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, मतलब इसका नहीं समझ पाए होंगे तो मैं समझा रहा हूं आपको, एक एक चीज समझाऊंगा। भाषा एक अर्जित संपत्ति का मतलब क्या होगा। जैसे बच्चों जब कोई भी लड़का पैदा होता है तो स्वाभाविक चीज है वो बोल लेता है। बोलने का जो गुण होता है वो जन्मजात होता है। लेकिन बच्चों हमें कब कहाँ क्या बोलना है इस बात की समझ थोड़ी हमें पैदा होते ही रहती है, वो तो हमें अर्जित करना पड़ता है। लोगों को देख करके हम अर्जित करते हैं कि किस समाज में किस हिसाब की भाषा का हमें प्रयोग करना है ना। कहीं साक्षात्कार देने गए तो वहाँ हम मदर लैंग्वेज, जैसे हमारी मदर लैंग्वेज भोजपुरी है तो वहाँ पे भोजपुरी में हम साक्षात्कार नहीं दे सकते। बच्चों किस समाज में क्या बोलना है इसका हमें अर्जन करना पड़ता है, अनुकरण करना पड़ता है। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है के जैसा, अर्थात किस समाज में कैसा बोलना है इस बात का हमें अर्जन करना पड़ता है। इसका मतलब यही निकल के आया कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। और हम भाषा का अर्जन करते कहाँ से हैं, अब उस बात को हम, अब दूसरा गुण इसका बच्चों निकल करके आ गया। दूसरा गुण, अगर दूसरे गुण की बात की जाए तो दूसरा गुण है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान से समझते चलिएगा, आ जाएगा आप लोगों को। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझ रहे ना बात को। अगर हम समाज में रहेंगे नहीं बच्चों तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग करना है। बच्चों इन सारी चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये सभी भाषा की विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता की बच्चों बात की जाए तो भाषा परिवर्तनशील है। पहली तीसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं लेकिन मैं उनको संतुष्ट करता हूँ। भाषा परिवर्तनशील है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बच्चों, एकदम डिटेल दे रहे हैं आप लोगों को यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए। ध्यान से समझते चलिएगा और यूपी बीएड वालों के लिए। तो देखो भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब ये हुआ बच्चों, भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे देख लो, आप ही देख लो, हमारी जो जगत जननी भाषा है जिसे कहा जाता है संस्कृत, लेकिन संस्कृत हमारी केवल एक भाषा थी।
संस्कृत से आज न जाने कितनी भाषाओं की उत्पत्ति हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भाषा में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। जैसे आज की ही बच्चों बात कर लें, आप अगर आज के टाइम की ही बात कर लें तो आप ये पाएंगे, जैसे मैं हूँ या कोई भी है, आज के टाइम की अगर बात की जाए तो हम लोग ज़्यादातर, जैसे अभी मुझको कुछ बोलना पड़ा कि कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो। देखो, वर्ड शब्द की यहाँ पे मैंने वर्ड कहा, प्रयोग की यहाँ पे यूज कहा, तो मतलब 2-3 लैंग्वेज को मैं एक में मिला दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बाहर की जो भाषाएं हैं बच्चों, वो हमारी भाषा में प्रवेश कर जा रही हैं, और यही कारण है कि धीरे धीरे भाषाओं में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है और एक नई भाषा का जन्म होता है। अर्थात निकल करके आ रहा है बच्चों कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। और चौथा गुण मैं आपको बच्चों बता दूं कि भाषा, प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है। अब आप यहाँ पे भी विवाद मत खड़ा करना कि मानक स्वरूप क्या होता है बच्चों। मैं इसमें भी स्पष्ट करूंगा आप लोगों को, इसको भी मैं स्पष्ट करूंगा बच्चों, ध्यान से समझना। भाषा की विशेषताओं में कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जन्मजात भले कोई बोलने लगता हो, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है, किसे क्या बोलना है, इस सारी चीजों का हमें अर्जन करना पड़ता है। और वो अर्जन हम करते कहाँ से हैं, समाज से करते हैं, परिवार से करते हैं। अगर बच्चों बात की जाए भाषा में परिवर्तन होता है, तो ऑफकोर्स भाषा में बच्चों परिवर्तन होता है। अगर आज भाषा में परिवर्तन ना होता तो इतनी सारी भाषाएं और बोलियों का जन्म ना होता। बच्चों बात करते हैं हम मानक स्वरूप की। मानक स्वरूप का मतलब ये हुआ बच्चों, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। कभी भी आप आ को ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, जब भी आ को लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे आ, है ना। ये देखो, इसका मानक स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ, मानक रूप हुआ कि नहीं इसका हुआ, है ना। जब भी हम हिंदी भाषा लिखेंगे कैसे लिखेंगे बच्चों, बाएं से कहां जाएंगे, दाएं जाएंगे, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें बाएं से किधर लिखा जाता है, दाएं लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा भले से परिवर्तनशील है, लेकिन प्रत्येक भाषा का बच्चों मानक रूप होता है। कभी भी हम का को कुछ दूसरी तरह से थोड़ी लिख पाएंगे, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं का। जब भी का माना जाएगा शुद्ध यही माना जाएगा। तो बच्चों प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है, मानक स्वरूप होता है। मेरे ख्याल से मैंने 2 चीजें जो बताई आपको, पहली चीज भाषा, भाष धातु से बना है, और भाष धातु का अर्थ होता है बच्चों विचारों को प्रकट करना। अगर बात की जाए विचार क्या होते हैं, मन में हम अगर कोई चीज रखें वो विचार है, अगर हम उसको प्रकट कर दिए, प्रकट करने का जो माध्यम है या साधन है बच्चों वही भाषा है। अब बात करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या है। तो भाषा की ये विशेषताएं हो गई, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे हम समाज के द्वारा धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है बच्चों, उसको बताया जाता है, भले जो बोलता है, चिल्लाता है, रोता है, बोल सकता है, लेकिन दादा कहना किसने सिखाया, परिवार के लोगों ने। कि कौन दादा है उनको दादा कहो, उनको चाचा कहो। ये सारी चीज़ें बच्चों उसको अर्जित करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। सीखता कहाँ से है, समाज से, परिवार से, माँ से, बाप से, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब बात करें भाषा परिवर्तनशील है, वास्तव में भाषा परिवर्तनशील है बच्चों। अगर परिवर्तन नहीं होता तो आज इतनी भाषाओं का जन्म नहीं होता, पूरे दुनिया में केवल एक ही भाषा होती, ठीक है। और देख ही रहे हो भाषाओं के आधार पे बहुत से राज्य भी बने, जैसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आगे बात कर रहे हैं बच्चों मानक स्वरूप की। तो मानक स्वरूप का मतलब होता है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, एक मानी गई लिपि होती है कि हम बाएं से इसमें दाएं ही लिखेंगे, दाएं से बाएं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आ को किस हिसाब से लिखना है, ई को किस हिसाब से लिखना है, तो कुछ मानक स्वरूप होते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करें बच्चों, इसमें जो चीज आती है निकल करके, तीसरी जो बात आती है बच्चों वो है भाषा हम सीखेंगे कैसे, यानी भाषा सीखने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
अगर योग्यताओं की बात करें, ध्यान से समझना, भाषा अगर मैं भाषा सीखने की योग्यता की बात करूं, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। अगर यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी लेखपाल आपको देखना है, सारी चीजें 2 मिनट में रट करके नहीं सीखी जा सकती। अगर आपको पास होना है तो पूरा विधिवत अध्ययन कीजिए हिंदी का, है ना। 35-40 नंबर इसमें आते हैं, तो आपको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा हिंदी का बच्चों। एक एक चीजें अच्छे से समझते चलना। भाषा सीखने की अगर योग्यताओं की बात कभी कर दे कि भाषा कोई व्यक्ति कैसे सीखेगा, अगर ऐसी बात कर दे बच्चों, तो भाषा सीखने की एक प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। अगर आपको जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो पहली चीज बच्चों ये होना चाहिए कि मेरे अंदर अंग्रेजी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जहाँ जिज्ञासा नहीं है वहाँ कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। और दूसरी चीज बच्चों होना चाहिए अनुकरण, क्योंकि जब जिज्ञासा होगी फिर मैं क्या करूँगा, अनुकरण करूँगा। अनुकरण यानी कि जैसा, किसी के जैसा नकल करूँगा। और तीसरी चीज बच्चों, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। आप जानते ही हो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइन किसने लिखा है उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितनी हिंदी जानते हो। खुद तो हिंदी जाना करो, बाकी क्विज मैं बताऊंगा आपको, काफी वन लाइनर भी बताते चलेंगे। अभी बात करते हैं बच्चों भाषा सीखने की योग्यता की। तो पहली योग्यता बच्चों होनी चाहिए कि हमें भाषा सीखने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा आता है ना बच्चों, अनेक शब्दों का एक शब्द, एक आता है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द, या एक वाक्य के लिए, या वाक्य के लिए एक शब्द आता है ना, ऐसा। जिज्ञासा का क्या होता है बच्चों, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को ही बच्चों क्या कहा जाता है, जिज्ञासा। कभी कभी बच्चे यही गलत करते हैं, कभी कभी की बात कर रहा हूँ, कुछ एक की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ बच्चों। जानने की इच्छा रखने वाला अगर हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे समझना, जानने की इच्छा रखने वाला हो गया तो उसका मतलब हो जाएगा बच्चों जिज्ञासु। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जिज्ञासा की। तो जिज्ञासा का होता है जानने की इच्छा। तो अगर कोई भाषा बच्चों हमें सीखनी है तो पहली जरूरत हमारी क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा, इंटरेस्ट होना चाहिए उस भाषा को सीखने के लिए। और दूसरी चीज, जब हमारा इंटरेस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, अनुकरण करेंगे। अनुकरण का मतलब मैंने अभी शाब्दिक अर्थ इसका बताया था बच्चों, के जैसा, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, नकल करेंगे। अगर कोई किसी चीज को मदर बोल रहा है तो हमको बोलना पड़ेगा मदर। पिता को फादर बोल रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा फादर। अगर अंग्रेजी सीखनी है पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर उसके बाद अनुकरण हम करेंगे, यानी जो जैसा बोलेगा वैसा ही बोलेंगे। जिस चीज को जो बोला जा रहा है वैसा ही बोलेंगे। कुर्सी को चेयर बोलना है तो चेयर बोलेंगे, तब जाकर के भाषा आएगी। और तीसरी चीज बच्चों, किसी भाषा को सीखना है, ये महत्वपूर्ण चीज है, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हम अभ्यास करेंगे तो भाषा को सीख जाएंगे। तो क्या होगा, अगर आपसे पूछ लेता है बच्चों, ध्यान से समझना कि भाषा सीखने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कक्षा 10 डिग्री जरूर नहीं है, पास होना चाहिए। कक्षा 8 जरूरी नहीं है कि आप पास हो तभी हिंदी और अंग्रेजी सीख पाएंगे। नहीं बच्चों, भाषा सीखने के लिए यही 3 योग्यता चाहिए। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, अनुकरण करना सीखना होगा आपको, और अभ्यास करना होगा। अगर ये तीनों प्रक्रियाएं कर ले जाते हैं तो आप भाषा सीख जाएंगे। ये तो हो गई बात भाषा सीखने की योग्यता की। अब हम बात करेंगे इसमें भाषा के विकास क्रम की, कि भाषा के विकास का क्रम क्या है, मतलब किस हिसाब से एक बच्चे में भाषा का विकास होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आता है, भाषा के विकास क्रम, या भाषा का, एकदम सही समझ रहे हैं आप लोग, एकदम सही समझ रहे हैं, भाषा का विकास क्रम या कौशल। कौशल इसी को देखो, इसी में आ जाता है ना
कि भाषा विकास कौशल का क्रम क्या है। एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो टेट वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा कि भाषा विकास कौशल का क्रम लिखिए। तो बच्चों बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, भाषा विकास का क्रम, भाषा विकास क्रम, या यही बगल में मैं लिख दे रहा हूं बच्चों कौशल। क्या लिख रहा हूं बच्चों, कौशल। बहुत अच्छे से गौर करना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन निकल करके 100% बता रहा हूं यूपी टेट और सी टेट वालों में आता है। तो देखते रहिएगा भाषा विकास क्रम या कौशल क्या है ना। मतलब कोई छोटा सा बच्चा है बच्चों, मान लो वो कैसे कोई भाषा सीखता है, पहले वो क्या करता है बताओ, पहले लिखने लगता है या बोलने लगता है? नहीं बच्चों, पहले वो सुनता है, किसी चीज को सुनेगा। जैसे हम 10 बार बोलते हैं ना दादा दादा दादा, वो सुनता है, वो फिर पहले सुनेगा, फिर क्या करता है बच्चों, बोलता है। भाषा विकास का क्रम बता रहा हूँ, इसी को अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले क्या करता है, वो सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर क्या करता है, पढ़ता है, फिर क्या करता है, लिखता है। यही है भाषा के विकास का क्रम। पहले बोलेगा, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, लिखेगा। समझ रहे ना बात को यहाँ पे। तो भाषा विकास का क्रम हुआ बच्चों क्या, इसी को संस्कृत में बोलते हैं बच्चों श्रवपले। श्रवपले, श्रवपले बोला जाता है इसी को संस्कृत में बच्चों। श्र का मतलब होता है बच्चों श्रवण यानी सुनना, वा का मतलब होता है बच्चों वाचन, वाचन का मतलब हो गया आपका बोलना, पा का मतलब हो गया बच्चों पठन, पठन का मतलब पढ़ना, और ले का मतलब हो गया बच्चों लेखन, लेखन मतलब लिखना। और यही जो होता है बच्चों, यही भाषा के विकास का क्या है, क्रम है। अगर कभी भी आपसे आ जाए कि भाषा विकास का क्रम बताइए, तो आप याद रखना श्रवपले। श्रवपले यानी श्रवण, सुनना, वाचन, बोलना, पठन, पढ़ना, लेखन यानी लिखना। पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। ये होता है बच्चों भाषा विकास का क्रम। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा विकास का क्रम क्या है, याद रखना यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। मारिया मॉन्टेसरी, बहुत से स्कूल आपने सुना होगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली वहां पे चलती है, मॉन्टेसरी स्कूल है ना, सनराइज मॉन्टेसरी स्कूल है ना। तो मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा की क्या प्रणाली है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, बहुत बेहतरीन यहाँ से निकल करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, एकदम एक एक चीजें याद रखते रहना। मारिया मॉन्टेसरी, एक भी चीज नहीं छूटेगी हिंदी की। ये डेमो क्लास है केवल मेरी बच्चों, याद रखना, केवल डेमो क्लास, बाकी आपको पूरी क्लास करनी है, क्लास मेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक, आगे देखो मारिया मॉन्टेसरी, केवल मैं गणित की क्लास फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पे, बाकी कोई भी क्लास आपको करनी है तो हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी की बात करें बच्चों, अगर आपसे पूछे कि मारिया मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी के जो भाषा के विकास का क्रम था वो ये है बच्चों, पहले श्रवण, श्रवण का मतलब बच्चों सुनना, श्रवण के बाद बच्चों क्या आएगा, वाचन, वाचन का मतलब बोलना, वाचन के बाद बच्चों यहीं पे मारिया मॉन्टेसरी बस उल्टा कर देती है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पहले लेखन होगा, उसके बाद बच्चों क्या होगा, पठन होगा यानी पाठन होगा। तो याद रखना बच्चों, मारिया मॉन्टेसरी बस यहीं पे उल्टा कर देती है, पहले लेखन फिर पाठन। बाकी अगर हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति या कोई भी बात की जाए तो सब लोगों का मत यही है, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पहले सुनेगा लड़का, फिर बोलेगा लड़का, फिर लिखेगा लड़का, तब पढ़ेगा लड़का। समझ रहे ना बात को। अच्छा, अपने यहाँ जब बच्चों, छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उस समय
ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब भाषा विकास क्रम के बाद जो बात आती है काफी हिंदी में, वो ये आएगी बच्चों कि भाषा के प्रकार की एक बात करें। अब इसमें जो बात आ रही है बच्चों, वो आ रही है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, अब इसकी बात करेंगे। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार की बात की जाए तो बच्चों बहुत सी किताबें जब आप उठाएंगे या देखेंगे उन किताबों में, कुछ किताबों की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप पाएंगे भाषा के केवल दो प्रकार दिखाएगा आपको। एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। वास्तव में बच्चों भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम तीन प्रकार की भाषाओं का प्रयोग। भाषा क्या है बच्चों, मैंने अभी बताया ना, भाषा एक साधन है, माध्यम है। क्या? विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है भाषा। उसी की बात करें अगर कि भाषाओं के प्रकार कितने हैं, तो भाषाओं के अगर बच्चों प्रकार की बात की जाए तो भाषा के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। यानी कि भाषा के अगर मैं कहूँ कि भाषा व्यक्त करने के प्रकार की बात की जाए तो बच्चों तीन साधन है भाषा व्यक्त करने के। विचारों को व्यक्त करने के तीन प्रकार से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पहला माध्यम है बच्चों मौखिक भाषा, और दूसरा माध्यम है बच्चों लिखित भाषा, और तीसरा माध्यम है बच्चों सांकेतिक भाषा। एक एक भाषा पे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहली जो प्रकार है बच्चों, इसमें पहला प्रकार है मौखिक भाषा, और दूसरा प्रकार बच्चों है लिखित भाषा, और तीसरा प्रकार बच्चों है सांकेतिक भाषा। ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक समझाऊंगा मैं, खींच खींच करके समझाऊंगा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या है बच्चों, एक एक चीज ध्यान से समझना। अगर परिभाषा देनी पड़ गई तब क्या करोगे, ध्यान से समझते हैं। मौखिक भाषा क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक बोलने वाला होता है बच्चों, और दूसरा कौन होता है, सुनने वाला होता है। इस प्रकार का जो बच्चों माध्यम होता है, इसको बोला जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है, फिर से एक बार समझना। मौखिक भाषा में एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। इस प्रकार का बच्चों जो माध्यम होता है उसे कहा जाता है मौखिक भाषा। लेकिन एक चीज गौर से इसमें लिख लेना या समझ लेना कि मौखिक भाषा में बोलने वाला हमेशा सार्थक शब्द का प्रयोग करता है। ऐसे शब्द जिनके कुछ अर्थ निकल रहे हों उसे कहा जाता है सार्थक शब्द। यानी कि मौखिक भाषा में जो बोलने वाला होगा वो सार्थक शब्द का अगर प्रयोग करता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों मौखिक भाषा। जैसे जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कौन सा माध्यम है बच्चों, ते माध्यम का प्रकार है मौखिक भाषा। कोई व्यक्ति अगर साक्षात्कार देने जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू, तो वो अगर आपसे हमसे पूछता है कि वो कौन सा माध्यम है, तो हम कहेंगे बच्चों साक्षात्कार मौखिक भाषा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, साक्षात्कार किसका उदाहरण है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक या उपरोक्त तीनों का, तो आप कहेंगे मौखिक भाषा का है। कोई नेता भाषण दे रहा है, आपसे पूछे कौन सा माध्यम है, तो आप कहेंगे वो मौखिक भाषा का माध्यम है। समझ रहे हैं आप लोग भी, जब हम लोग छोटे होते थे तो एक आते थे ना, आज मौखिक परीक्षा है, उमा गीत कहानी हुई। मतलब एक लड़का खड़ा होता था, बुलाया जाता था टीचर, तो एक लड़का गाना सुनाता था या कहानी सुनाता था, तो बाकी लोग क्या करते थे, सुनते थे। तो एक बोलने वाला होता था और सब क्या होते थे, सुनने वाले होते थे। यानी मौखिक भाषा में बोलने वाला होता है और सुनने वाले होते हैं बच्चों। और बोलने वाला कैसा शब्द प्रयोग करता है, सार्थक शब्द। इस बात का आगे मैं प्रयोग करूंगा, इसलिए
अच्छे से याद रखना इस बात को। कैसा शब्द प्रयोग करेगा? सार्थक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आगे बच्चों अगर बात की जाए लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में क्या होता है बच्चों? एक लिखने वाला होता है। अब दूसरा मत कह देना दूसरा देखने वाला होता है। एक लिखने वाला होता है और दूसरा बच्चों क्या होता है? पढ़ने वाला होता है। समझ रहे ना बात को? एक लिखने वाला होगा, दूसरा पढ़ने वाला होगा। इस माध्यम को बच्चों कहा जाएगा लिखित भाषा। जैसे अब आप कहेंगे देखने वाला क्यों नहीं हो सकता? अच्छा आप ही बताओ, अगर कोई हमको उर्दू नहीं आता, मैं तो उर्दू के बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें एकदम बेकार हैं क्योंकि मैं उसे पढ़ ही नहीं पाता। तो क्या देख करके मैं किसी के भाव को समझ पाया? नहीं समझ पाया, है ना? तो एक लिखने वाला अगर है तो दूसरा उस लिपि को पढ़ने वाला भी होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो लिखित भाषा क्या है बच्चों? एक लिखने वाला होता है और दूसरा पढ़ने वाला होता है। इस माध्यम को कहा जाता है बच्चों लिखित भाषा। कोई चीज अगर लिखी गई है, हमने उसे पढ़ लिया, तो माध्यम कैसा बच्चों? फिर से इस पे गौर करना, एक एक चीज पे गौर करना। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी फंसोगे तुम लोग। कोई चीज लिखी गई है और हमने उसे पढ़ लिया, अगर तो माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों? लिखित भाषा कहलाएगा। अगर बात की जाए बच्चों सांकेतिक भाषा की, सांकेतिक भाषा क्या है? संकेत के द्वारा जब हम कोई चीज जान पाते हैं तो वही बच्चों क्या होता है? सांकेतिक भाषा होता है। संकेत के द्वारा जब हम कोई चीज जान पाते हैं तो वही सांकेतिक भाषा होता है। जैसे बात की जाए बच्चों, आपने देखा होगा चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस ऐसे करता है तो लोग रुक जाते हैं, है ना? ऐसे करता है ना वो कि इधर वाले जाओ, है ना? तो इधर वाले रुके रहो, इधर वाले जाओ, उधर रुके रहते इधर वाले जाते हैं। ये सभी भाषा क्या है? यानी अगर आपसे पूछे ट्रैफिक पुलिस किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, किस भाषा का संचार कर रहा है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों? सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो लाइटें जलती हैं रेड, ग्रीन एंड येलो, यानी लाल, हरी और पीली बत्ती। जैसे लाल बत्ती, क्या हम उसको उस पे लिखा है कि नहीं अब रुक जाओ तुम लोग? नहीं, वो संकेत दे रहा है। लाल का मतलब रुक जाओ, पीली का मतलब तैयार हो जाओ, अब आप लोगों को जाना है ना? ग्रीन का मतलब अब जाओ, यानी हरे का मतलब अब जाओ। जैसे ट्रेन में लाल झंडी और हरी झंडी, लाल झंडी का मतलब आगे सिग्नल नहीं है, ट्रेन आपको रोकना है। ग्रीन का मतलब आगे सिग्नल है, पटरी एकदम खाली है, अब आप जा सकते हो। तो ये सभी क्या भाषा हो गई बच्चों? सांकेतिक भाषा हो गई। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। बात समझ में आ गई ना कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। कभी भी पूछेगा कोई, कहेगा अरे वहां पे तो 2 ही लिखा है, 2 ही रट के चलना है, ऐसा मत करना। 3 माध्यम होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होता है बच्चों? इसमें एक सार्थक शब्द बोलने वाला होगा और दूसरा सुनने वाला होगा। लिखित होता है, इसमें एक सार्थक शब्द लिखने वाला होगा और दूसरा पढ़ने वाला होगा। सांकेतिक में हम इशारों में कोई चीज समझते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि इसमें सबसे, अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाषाओं के प्रकार में सबसे सरल प्रकार कौन होता है? सबसे सरलतम प्रकार कौन सा होता है? तो बच्चों बताओ आप लोग कौन सा होता है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो हाँ बताइए कौन सा होता है इसमें सबसे सरल? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? रवि? मौखिक भाषा सबसे सरल। हाँ, मौखिक भाषा सबसे सरलतम रूप होता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला और आपने सुना और आपको समझ में आ गया, ये हो गया मौखिक भाषा। यही तो होता है, सबसे सरल स्वरूप होता है बच्चों, है ना? हमने कोई चीज बोला, अब आप कहेंगे लिखित क्यों नहीं होता? हम लिखते हैं, दूसरा पढ़ ले, ये भी तो हो सकता है। लेकिन बच्चों अच्छा आप ही बताओ, हमने उर्दू में लिख दिया, आप हिंदी पढ़ना जानते हो, बताओ कठिन हुई कि नहीं हुई? हुआ बस। यानी मौखिक भाषा है जो ये तुरंत समझ में आ गई हमको, लेकिन लिखित भाषा जो होती है बच्चों
मौखिक से कठिन होती है, यानी उसको अनपढ़ व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति हमसे उससे कोई चीज़ बोलेंगे तो जरूर समझ सकता है। यानी मौखिक भाषा बच्चों सबसे सरलतम स्वरूप होती है। अब बात आती है लिखित भाषा सबसे कठिन। अगर अब आपसे ये पूछ ले सबसे कठिन कौन सी भाषा है, तो बच्चों सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बच्चों सबसे कठिन होती। क्यों कठिन होगी? हम इशारों में कोई चीज ऐसे करें, कोई चीज करें, है ना, ऐसे करता है आदमी, तो बहुत उसके कई अर्थ हो सकते हैं ना। जैसे अब कोई तीसरा आदमी वहां खड़ा है, हम तो इससे कहें तो वो समझ लिया कहाँ चलना है? लेकिन अब तीसरा आदमी कोई खड़ा है उसको समझिए नहीं आएगा, वो देखो नहीं आके पूछते कैसन रे इशारा इशारा में बतियावत रही, पूछते हैं ना कैसन बतियावत रहा इशारा में, वो नहीं समझ पाएगा। तो सांकेतिक भाषा बच्चों बहुत कठिन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सांकेतिक भाषा की बात की जाए, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, या अभी एक क्वेश्चन आया था कि नायक और नायिका जब अपने माता पिता के पास बैठे होते हैं तो उस वक्त वो कौन सी भाषा का प्रकार प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त नायक और नायिका अक्सर इशारों में बात करते हैं। तो उस समय जो माध्यम का प्रयोग होता है बच्चों, उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी नायक नायिका का संबंध एक हिसाब से देखा जाए तो वो सांकेतिक भाषा का होता है। अच्छा एक बात बच्चों, अब ये तो हो गई भाषा, अब मैं आपसे बता रहा हूँ, अब आगे सुनिएगा। जैसे कोई ट्रक है, मैं जा रहा हूँ पीछे से, उसने हार्न बजा दिया, ट्रक ने हार्न बजाया, कोई भी मान लो ट्रक के अलावा कुछ भी है, हार्न बजा दिया, कहीं हार्न बज गया, कोई पिपीहिरी बजा दिया, है ना, हार्न मेरे पीछे एक हार्न बजा। अब बताओ वहां से आवाज आई और मैंने सुना, एक कौन सा माध्यम है? एक उसमें बोलने वाला था और दूसरा सुनने वाला था, एक कौन सा माध्यम हुआ? कौन सा माध्यम हुआ? ये जो माध्यम बच्चों हुआ एक सांकेतिक हुआ, क्योंकि जो ट्रक से हार्न की आवाज आई या किसी भी चीज के हार्न की आवाज आई, उसने कोई सार्थक शब्द नहीं प्रयोग किया। कोई सार्थक शब्द बच्चों देखो यहीं पे गलती होती है, कोई सार्थक शब्द प्रयोग नहीं किया। ट्रक अगर कोई आपसे कहे कि हार्न कौन सा माध्यम है, तो तुरंत बच्चों कहना सांकेतिक माध्यम। हम लोग केवल बस यही, वो थोड़ी कह रहा है। बताओ हार्न बजा, क्या हार्न ने बोला कि भाई हट जाओ मैं आ रहा हूँ ट्रक लेकर के? ऐसा कहा ट्रक? नहीं ऐसा कहा। कोई कार आई पीछे से हार्न बजाई, क्या बोली कि हट जाओ मैं कार हूं आप हट जाओ? ऐसा बोली? नहीं बोली बच्चों। जब तक कोई सार्थक शब्द का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, तब तक वो मौखिक माध्यम हो ही नहीं सकता। तब तक वो कौन सा माध्यम है? सांकेतिक। वो एक संकेत किया, एक हार्न बजा और हमें एक संकेत मिल गया कि अब हटना है, कोई बड़ी गाड़ी या कोई गाड़ी आ रही है। समझ रहे हैं ना बात को? तो हार्न क्या है? सांकेतिक भाषा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी में से कुछ लोग गलत किए होंगे, अभी मैं पूछा तो समझ में आ रही है बात? तो ट्रक का हार्न सांकेतिक भाषा है। और भी कई एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कितना आपका आईक्यू तेज है। समझ में आ रही है ना बात? अगर आ रही है तो बच्चों शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, है ना, जरूर शेयर किया करो। आप लोग शेयर करोगे तो बहुत से लोगों को ज्ञान मिलेगा, है ना। अगर उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो वो लोग भी और लोगों को शेयर करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों। जैसे क्वेश्चन मैं बात करूं, क्वेश्चन देने के लिए बोला गया आप लोग से। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, लगा होता है ना बच्चों, ऐसे बोर्ड लगा होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे सिंबल बने होते हैं ऐसे। तो मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछूं एक कौन सी भाषा है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक? एक कौन सी भाषा अगर मैं आपसे पूछूं मौखिक, लिखित या सांकेतिक, तो बच्चों ये सांकेतिक भाषा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऐसे ऐसे करके लिखा ही तो गया है, लेकिन ये बताओ बच्चों कोई सार्थक शब्द है? नहीं है ना। जब तक सार्थक शब्द नहीं होगा तब तक वो भाषा मौखिक या लिखित हो ही नहीं सकती। यानी ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक। मतलब आगे उबड़ खाबड़ या ऐसे नहीं, जो रेलवे के आगे कोई वो बना होता है, कई तो अवरोधक जिसे बोलते हैं, ब्रेकर बने होते हैं ना छोटे छोटे, तो ऐसे बना होता है, देखे होंगे आप लोग। और भी कुछ
बात की जाए। अभी एकदम मत भागना, यहीं पे देखते रहना, अभी गलत करोगे तुम लोग। जैसे अगर बच्चों ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पे ऐसे किया गया है, ये ऐसे कर दिया गया है, ऐसे, इसका मतलब हुआ बच्चों आगे जा करके मुड़ना है। इसका मतलब आगे जा करके मुड़ना है। बताओ ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है, क्योंकि हमें संकेत में मिल रहा है कि आगे ऐसे जा करके मुड़ना है, लिखा नहीं है कि आगे जाके मुड़ना है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया स्टॉप, ध्यान से समझना, लिख दिया गया स्टॉप। अब बताओ बच्चों ये कौन सी भाषा है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? या स्टॉप देखोगे बोर्ड पे लिखा रहता है स्टॉप। आजकल तो बड़े बड़े बोर्ड गांव के आगे, हर गांव के रोड पे मेरे ख्याल से लग गए हैं, लाल लाल बोर्ड स्टॉप। बताओ किस भाषा का प्रयोग है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो बच्चों ये लिखित भाषा है। आप कहेंगे लिखित कैसे हो गया? क्योंकि बच्चों स्पष्ट रूप से लिखा गया है, रुको लिखा है ना। और जब भी सार्थक शब्द का प्रयोग हो गया तो बच्चों भाषा सांकेतिक रह ही नहीं गई। वो भाषा अगर लिखी गई है तो लिखित, अगर बोली गई है तो मौखिक। मेरे ख्याल से बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ, सर हाँ यहाँ पे दिक्कत है। बाकी जो आयुष आपने बोला है कि प्रायिकता पढ़ाने के लिए मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं उसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और बहुत से लोग डाइस का क्वेश्चन भेजे थे मेरे पास, केवल 4 क्वेश्चन अब तक आए हैं। एक लड़के का था और भी था, तो 4 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। 4 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। 4 क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन भेजो, तब जाकर कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो तब तो वीडियो मैं यहाँ पे उसके लिए बनाऊँ। तो अभी 4 क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना सकता डाइस का, है ना। आप लोग बताइए और भी क्वेश्चन भेजिए। अगर 10-15 क्वेश्चन होते हैं तो मैं डाइस का वीडियो बनाऊंगा और भी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें अब बात की जाए, एक हो गया भाषा की बात हो गई। अब भाषा की बात हो गई, तब हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे आते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी? हिंदी की। अच्छा, हिंदी से हमें याद आया 2-3 चीजें, ध्यान से समझना, फिर बाकी बातें हम करते ही रहेंगे। पूरा हिंदी एक बतिया याद हो गई। हिंदी से 1-2 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस की बात? विश्व हिंदी दिवस बच्चों 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो थोड़ी सी हट के मैं बात कर रहा हूँ, तकलीफ में मत आ जाना, ठीक है। हिंदी की बात करें अगर, तो विश्व हिंदी दिवस बच्चों मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले हुआ था, नोट करते चलना इस बात को, अच्छी चीज है आपके लिए। विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले बच्चों हुआ था 10 जनवरी 1975 को। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके शासनकाल में नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर, संतरों का शहर बोला जाता है। तो याद रखना, सबसे पहला हिंदी दिवस बच्चों हुआ था, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। एक तो ये कारण था कि ये हिंदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। और क्या तभी से मनाया जा रहा है? नहीं, तब से हिंदी दिवस नहीं मनाया जा रहा है बच्चों। इसके बाद ये सम्मेलन शुरुआती दौर में हर 4 साल के अंतराल पर होता था। अब आज के टाइम में बच्चों ये सम्मेलन हर 3 साल के अंतराल पर होता है। इसका जो 10वां सम्मेलन बच्चों हुआ था वो भोपाल में हुआ था सन 2010 में। पूछा जाता है कि भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन चौथा संस्करण हुआ था, तो 10वां संस्करण हुआ था बच्चों, और वो हुआ भी था सन 2010 में। तो विश्व हिंदी दिवस बच्चों बात आती है मनाया कब से जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में सन 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर आपसे पूछे कब से कंटिन्यू मनाया जा रहा है, तो सन 2006 से मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। और किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है।
ये तो बात हो गई बच्चों विश्व हिंदी दिवस की। क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है? एकदम गलत बात है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बच्चों जो हुए ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी दो कहानियां बताई जाती हैं, दोनों कहानी सुनो आप लोग। पहली कहानी ये बताई जाती है कि क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, राजभाषा का दर्जा मिला था। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि राजभाषा दिलाने में राजेंद्र सिंह का बड़ा योगदान था। राजेंद्र सिन्हा का बड़ा राजेंद्र सिन्हा है, वो सिंह नहीं है, राजेंद्र सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और कहा जाता है कि 14 सितंबर को उनका, जब 14 सितंबर 1949 को उनका 50वां जन्मदिन भी था, उसी के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो दो कहानियां, एक तो 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी राजभाषा बनी थी, और दूसरा 14 सितंबर को ही हिंदी राजभाषा बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था राजेंद्र सिन्हा, उनका जन्म भी हुआ था। इसलिए भी 14 सितंबर हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। अगर बच्चों मातृभाषा दिवस की बात की जाए तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। बाकी हम बातें करते रहेंगे। अब हम बच्चों बात करते हैं हिंदी। हिंदी की जो बच्चों कहानी है, ज़्यादा तेज नहीं हो रहा है ना। मैं बहुत लोग कहते हैं कि धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं तेज हो जाता है कहीं कहीं पे। तो आप लोग रोक लिया करो, जिसके लिए तेज हो, जिसके लिए धीरे हो, 10-10 सेकंड का भगा लिया करे, है ना श्री प्रकाश भाई? ठीक है। आप बड़े दिन से मांग कर रहे थे सर हिंदी चलाइए UPSI का, तो बहुत से लोग कह रहे थे देखो हिंदी आज चला दिया। ठीक है, तो हिंदी आप लोग मेहनत से पढ़ो। हिंदी और UP स्पेशल और GS यही हमारे क्लास की जान है। ठीक है। और बहुत ढंग से पढ़ाते हैं इसको, आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। हिंदी बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपके UP लेवल की जो वैकेंसी है बच्चों, उसमें हिंदी पूरा रोल ही अदा करती है। जैसे रेलवे, जब भी मैं रेलवे की तैयारी करवाता हूँ तो लोगों से यही कहता हूँ साइंस अपना बहुत ज़्यादा मजबूत करो, है ना। साइंस, रीजनिंग और GS मजबूत कर लो, रेलवे ले लो। UP की कोई वैकेंसी करनी है, आप जो क्वेश्चन मैथ का आ रहा है वो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो उसमें मैथ में तो आप एकदम सभी लड़के आपके साथ तैरेंगे, क्योंकि कमज़ोर होगा तो वो भी 1-2 क्वेश्चन नहीं लगा पाता, बाकी सभी क्वेश्चन वो भी लगा रहे हैं। लेकिन फंसते कहाँ हैं लोग? हिंदी में जाकर फंस जा रहे हैं और वहीं गिर जाते हैं। हिंदी ढंग से तैयार करें। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की बात की जाए तो बच्चों अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इसे 3 दृष्टिकोण से मैं बात कर सकता हूं। इस पर मैं अपना 3 दृष्टिकोण दूंगा। पहला दृष्टिकोण मैं बच्चों दे सकता हूं ऐतिहासिक, यानी इतिहास के रूप में इसके क्या स्रोत हैं, इस हिसाब से हिंदी आई, ऐसी बातें करेंगे। दूसरी बात करेंगे बच्चों भौगोलिक, यानी इसका विस्तार कहाँ तक है, किन प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात करेंगे। और तीसरी बात बच्चों इसमें करेंगे राजनीति, क्या संविधान में इसका उल्लेख है, और अगर है तो क्या क्या बहस हुई, कहाँ पे है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो हिंदी की बात करें बच्चों तो मैं इसे 3 दृष्टिकोण से आपको बताऊंगा। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है बच्चों भौगोलिक, और तीसरा बच्चों है राजनीति। 3 दृष्टिकोण से हम हिंदी को पढ़ने का काम करेंगे। अभी मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ, अब हिंदी पे आ गया हूँ। तो ऐतिहासिक रूप से अगर बच्चों बात की जाए तो आज हम समझते हैं हिंदी की अब हम बात करते हैं हिंदी को ऐतिहासिक रूप से, यानी इतिहास इसका कैसे कैसे है। अब यहाँ बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को बच्चों मिलेंगी। हिंदी का इतिहास अब बात करते हैं। हिंदी का इतिहास या हिंदी का उद्भव, आप हेडिंग लिख सकते हो हिंदी का उद्भव या हिंदी का इतिहास।
अब उद्भव की बात करें, क्या शुरू से ही हम लोग हिंदी ही बोलने लगे, या आर्य जब आए थे भारत में तो लोग हिंदी ही बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे, आवा बैठा? हाँ, कभी कोई ग्रंथ आपने देखा भोजपुरी में लिखा गया था? देखो बच्चों, मैं यहाँ पे जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। हिंदी का बच्चों उद्भव यानी विकास कैसे 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 हिंदी आई है निकल करके, तो हमारी अभी मैंने बताया था, अगर आपसे पूछे जगत जननी भाषा कौन सी है तो तुरंत कहना संस्कृत है। वही संस्कृत जो सब भाषाओं की क्या है, माँ है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, संस्कृत शुरुआत में हमारे देश में केवल एक ही भाषा बच्चों बोली जाती थी और उस भाषा का नाम था संस्कृत, है ना। एक संस्कृत शब्द होता है जो भाषा के लिए होता है, और एक होता है संस्कृति जो कल्चर यानी सभ्यता के लिए होता है। तो मैं भाषा संस्कृत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत भाषा को जगत जननी कहा जाता है, और इन्हीं संस्कृत भाषाओं से बच्चों दो स्वरूप उत्पन्न हुए। इन्हीं संस्कृत भाषाओं को इसी संस्कृत भाषा को बच्चों हम दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला रूप बच्चों इसका संस्कृत भाषा का कहलाएगा वैदिक। पहला रूप इसका बच्चों संस्कृत भाषा का कहलाएगा वैदिक। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज करना। और दूसरा जो भाषा का इसके रूप बच्चों कहलाएगा, ये कहलाएगा लौकिक। दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से समझते चलना कि भाषा के संस्कृत भाषा के अगर रूपों की बात की जाए तो बच्चों संस्कृत भाषा को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो वैदिक और दूसरा लौकिक। एकदम समझा दूंगा। वैदिक का मतलब क्या हुआ, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जो भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन आता है कि वेदों की भाषा क्या थी, वैदिक की लौकिक? वैदिक भाषा थी। अगर हमसे पूछे पुराणों की भाषा क्या थी, वैदिक थी कि लौकिक थी? वैदिक थी। उपनिषदों की भाषा क्या थी, तो उपनिषदों की भाषा भी क्या थी, वैदिक थी। यानी वेद, पुराण और उपनिषद की भाषा क्या कहलाती है, वैदिक भाषा कहलाती है, जिसकी संस्कृत बच्चों बहुत जटिल थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेद, पुराण, और यहां पे लिख रहा हूं उपनिषद। यानी वेद, पुराण और उपनिषदों की भाषा ही क्या कहलाती है बच्चों, वैदिक भाषा कहलाती है। अगर आपको कोई यहाँ पे ऐतराज हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो संस्कृत में, संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक क्या है, हमने बताया ना कि हर भाषा परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ उसमें नए तत्व आ जाते हैं जिससे उस भाषा में विकार उत्पन्न हो जाता है बच्चों। और जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो एक नई भाषा का जन्म हो जाता है। तो एक नई भाषा जन्मी लौकिक। लौकिक का मतलब लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जैसे अपने यहाँ बहुत चीजें हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, या बहुत से बच्चे जब देखो छोटे होते हैं तो नहीं होता है कि किसी का नाम है आयुष्मान खुराना तो उसको बोलते हैं खुराना, और ऐसे ही आप ऐसे कर लें यादव जी बोल देते हैं, केवल 60 में बोल देंगे यादव। या फिर आप ऐसे समझ लो किसी का नाम वीरेंद्र है तो उसको भोंडर बोल देंगे, है ना। तो मतलब अलग अलग एक उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। और यही जो विकार बच्चों उत्पन्न, ये तो मैं एक अलग ही विकार उत्पन्न कर रहा हूँ, लेकिन जैसे नहीं है कि हम लोग हिंदी बोल रहे हैं उसी में इंग्लिश भी डाल रहे हैं, तो एक नई भाषा इंग्लिश का जन्म हो रहा है ना, धीरे धीरे इंग्लिश का जन्म अपने यहाँ हो रहा है। आधा हिंदी बोलेंगे, आधा अंग्रेजी बोलेंगे, ये होता है। तो वैसे ही बच्चों लौकिक क्या है, लोगों के द्वारा जो उस समय बोली जाने वाली भाषा थी, वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ने वाली या उनकी जो भाषा थी वो वैदिक थी। लेकिन लोगों के द्वारा जो भाषा बच्चों बोली जाती थी उस भाषा को क्या कहा जाता था, लौकिक भाषा कहा जाता था। यानी संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप था वही क्या था, लौकिक था। और इस भाषा में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे, और यही लड़के क्वेश्चन गलत कर देते हैं।
कौन सी भाषा में? लौकिक भाषा में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ बच्चों लिखे गए थे। एक तो लिखा गया था रामायण। किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रमाशंकर आर्य। ठीक है। और दूसरी जो चीज थी वो थी महाभारत। यानी कि जो दो ग्रंथ हमारे लिखे गए थे वो लौकिक भाषा में लिखे गए थे, वैदिक भाषा में नहीं लिखे गए थे। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। लौकिक भाषा के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को किसने लिखा, इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। बाकी रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा गया ना वो। ठीक है। आगे देखिएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ रही होगी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। संस्कृत की कितनी बातें हैं बच्चों? इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक यानी वेदों, पुराणों और उपनिषदों की जो भाषा थी वही वैदिक भाषा कहलाती है। लौकिक भाषा की अगर बच्चों बात की जाए तो लौकिक भाषा में आपका क्या क्या लिखा गया था? रामायण और महाभारत। अभी आप लोग बता दो, वेद, पुराण, उपनिषद आदमी ज्यादा पढ़ता है कि महाभारत और रामायण पढ़ता है? तो मेरे ख्याल से रामायण और महाभारत ज्यादा पढ़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक भाषा यानी लोगों के भाषा में लिखा गया था, है ना, जो लोगों में भाषा प्रचलित थी। और यही लौकिक भाषा, अब लौकिक भाषा इसमें कुछ नए विकार और उत्पन्न होंगे। इसी लौकिक भाषा से बच्चों एक नई भाषा का जन्म हुआ। इसी लौकिक भाषा से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम बच्चों कहते हैं पाली। इसको हम बोलते हैं पाली। और यहाँ से बच्चों इस क्वेश्चन निकल करके आता है। क्या क्वेश्चन निकल के? देखो भाषाओं का क्रम बता रहा हूँ, भाषाओं का क्रम बता रहा हूँ। देखो क्रम भी आता है क्वेश्चन में, अभी जल्दी में क्रम आया था। तो संस्कृत, फिर वैदिक एक तरफ और एक तरफ लौकिक। और लौकिक से, लौकिक में जब कुछ नए तत्व आ गए तो एक नई भाषा का जन्म हुआ। इसे कहा गया बच्चों पाली भाषा। और आप भी जानते हो बुद्ध धर्म की जो भाषा थी, या बुद्ध, पूछा जाता है बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। या बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा बच्चों पाली थी। याद रखना इस भाषा को। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली थी। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था बच्चों, जिसे कहा जाता त्रिपिटक, तीन पिटारा, बुद्ध धम्म अभिधम्म, है ना। तो जो बुद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ था वो भी किस भाषा में लिखा गया था? पाली। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पाली भाषा का प्रयोग कौन करते थे? बुद्ध करते थे, या बौद्ध धर्म वाले करते थे। और इनका जो ग्रंथ था बच्चों त्रिपिटक, वो भी किस भाषा में लिखा गया था? वो भी लिखा गया था पाली भाषा में। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा ना एकदम? अगर आपको ना आ रहे हो, जातक कथाएं की बात करें तो बच्चों मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा उसको। जातक कथाएं जो 549 कथाएं थी बुद्ध की, उसको जातक कथाएं बोला जाता है। तो याद रखना इसको, ध्यान से अभी समझते हैं। संस्कृत एक तो वैदिक हो गई, वेद, पुराण और उपनिषद की भाषा। लौकिक जो पाली भाषा थी, लौकिक भाषा से एक नई भाषा का उद्भव हुआ, इसको कहा गया पाली। यानी बुद्ध धर्म के जो, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी बच्चों, यही पाली कहलाई। और बुद्ध धर्म का जो, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था त्रिपिटक, वो भी किसमें लिखा गया था? पाली में। और इसी पाली में कुछ जब नए तत्व आए, क्योंकि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। तो बच्चों इसी पाली भाषा से एक नई भाषा का जन्म हुआ। इस भाषा को कहा जाता है बच्चों प्राकृत। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा बच्चों क्या थी? प्राकृत थी। कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो बताते रहना। दिखाई दे रहा हो इसमें अभी तक ना? ठीक है, ध्यान से समझते रहना बच्चों। एकदम नहीं आए समझ में तो हमसे जरूर बताइए आपकी नहीं आ रहा है सर, एकदम जरूर बताइएगा। जितने भी लोग हो, अगर नहीं समझ में आता है किसी को भी, वो जरूर बताए कि नहीं आया। ठीक है ना? जरूर बताए कहाँ पे, लेकिन नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया ये भी जरूर बताना। ठीक, आप बताते रहिएगा। और अगर आ रहा है बच्चों, अगर किसी को भी आ रहा है तो जरूर दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग ज्ञान पाए, है ना। ये नहीं कि अपने चक्कर में किसी दूसरे को मत बताना। ठीक चलिए ध्यान से देखते रहिए। लौकिक भाषा, लौकिक भाषा बच्चों, लौकिक भाषा से नई भाषा आई पाली भाषा। बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की जो भाषा थी कौन सी थी? पाली भाषा थी। और उसके बाद बात करें बच्चों, पाली भाषा से जो नई भाषा
थी? प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत भाषा, ध्यान से समझना बच्चों, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? जैन धर्म वाले। लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इतिहास की बात हो रही है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन आता है कि महावीर अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो महावीर अपना उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। एक तो ये बना क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि महावीर जो जैन साहित्य है यानी आगम जिसे बोला जाता है, जैन धर्म का जो साहित्य उसे क्या बोलते हैं? आगम बोला जाता है। लेकिन जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तब आपका उत्तर होगा पाली भाषा में। यानी जैन धर्म के बोलचाल की भाषा भले से प्राकृत थी, लेकिन उनके ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन लड़के गलत कर देते हैं। कोई दिक्कत हो तो अब बताओ। आ रहा है ना? क्या बात तो भाई लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, अभी हिंदी चल रही है, कोई दिक्कत हो तो बताना। मेरे ख्याल से एकदम खुश हो गए, समझ में आ भी रहा होगा, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा। आगे बात करते हैं। इसी प्राकृत में जब और भी बिगड़ा हुआ रूप आया तो एकदम सीधे ही उसका नाम रख दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ही बच्चों होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। समझ में आ रही है ना? अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वही अपभ्रंश होता है। यानी इसी प्राकृत से एक भाषा निकल के आई बच्चों, अपभ्रंश। कौन सी भाषा निकल के आई? अपभ्रंश निकल करके आ गई एक नई भाषा, अपभ्रंश। अपभ्रंश एक नई भाषा निकल करके आ गई, अपभ्रंश। आ रहा है समझ में? ठीक है, अपभ्रंश। और इसी बच्चों अपभ्रंश से, इसी अपभ्रंश से एक नई भाषा निकल करके आ गई जिसे हम कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से बच्चों एक नई भाषा निकल के आई जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। देखिए दिख रहा है ना यहाँ थोड़ा सा? ठीक है, ठीक। बच्चों अगर आ रहा है समझ में बताना। देखो यही मैंने आपको बता दिया हिंदी का उद्भव बच्चों कैसे हुआ है। इसमें कुछ आपको क्वेश्चन भी मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताए जो इसी से रिलेटेड ही चल रहे हैं बच्चों। आउट ऑफ टॉपिक एकदम नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टॉपिक यहाँ पे बातें हो सकती है। लेकिन एकदम टॉपिक में मैं चल रहा हूँ कि संस्कृत के दो रूप आए, वैदिक और लौकिक। लौकिक यानी लोगों के द्वारा जो भाषा बोली गई बच्चों वही थी लौकिक भाषा। वेद पुराण और उपनिषद की जो भाषा थी बच्चों वो थी वैदिक भाषा। लौकिक भाषा की बच्चों अगर बात की जाए तो लौकिक भाषा बच्चों इसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप आया वो कहना है पाली। यानी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे और बौद्ध धर्म के बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली थी। पाली का बिगड़ा हुआ रूप था प्राकृत। यानी जैन धर्म के बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, लेकिन उनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे। जैसे ऐसे समझ लो कि हिंदी को हम लोग बिगड़ करके भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं। तो वही सेम चीज थी। हम लोग बोलते भले थे जैन वाले प्राकृत भाषा में, लेकिन लिखते किसमें थे? अपने ग्रंथ पाली भाषा में। जैन साहित्य का ग्रंथ है ना आगम, वैसे ही प्राकृत से जो भाषा निकल करके आई बच्चों अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप। और इसी अपभ्रंश से एक नई भाषा निकली सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी से भाषा निकल करके आई हमारी हिंदी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है जब, तो लोग गलत कहाँ पे करते हैं वो मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा, ढंग से समझना आ जाएगा। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो, और उसको ढंग से समझते कैसे हैं। अगर हमसे वो कह दिया कि हिंदी का विकास, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख लेना ये वाला, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? मैं पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वही बताता हूँ। हिंदी भाषा का विकास माना जाता है, यही क्वेश्चन था। हिंदी भी भाषा का विकास माना जाता है। और 4 ऑप्शन दिया गया था, चारों ऑप्शन लिखिए आप लोग, फटाफट लिखो ऑप्शन। संस्कृत, लौकिक, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। 4 ऑप्शन थे, संस्कृत, लौकिक,
अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश। बताओ जल्दी से सब लोग, जल्दी, मैं बता रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पे आता है ऐसे क्वेश्चन तो लड़के गलत कर देते हैं। लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं जगत जननी संस्कृत है तो उसी पे लगा दे, बाप को छोड़ ही दे रहे हो। अरे भाई मतलब ये है, अगर मुझसे कोई मेरे पिताजी का नाम पूछेगा तो मैं अपने दादा का नाम नहीं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे बात उसके पिताजी की हुई है। अगर वो पूछता कि हिंदी, देखो क्वेश्चन यही बदलता कब, अगर वो बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता हिंदी की मूल भाषा क्या है, यानी जिसे बोला जाता है जड़, समझ रहे हैं ना बात को। अगर क्वेश्चन पूछता हिंदी की मूल भाषा क्या है तो हमारा उत्तर क्या होता, संस्कृत होता, क्योंकि वही मूल भाषा हमारी है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी का विकास हुआ है तो हिंदी का विकास बच्चों, हिंदी के ऊपर कौन है, यानी हिंदी का पिता कौन है, सौर सेनी अपभ्रंश है, इसलिए उत्तर क्या लगेगा, सौर सेनी लगेगा। अगर बच्चों सौर सेनी ऑप्शन में नहीं है, अपभ्रंश ऑप्शन में है तो अपभ्रंश लगेगा। अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है, प्राकृत ऑप्शन में है तो प्राकृत लगेगा। अगर प्राकृत ऑप्शन में नहीं है, पानी है, मतलब हम नीचे से ही ऊपर तब जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, आई आपको भी बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे इसमें बात करेंगे अब बच्चों कि हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। कितने टाइम का हो गया, 9 मिनट 47। हाँ 9 मिनट 47। घंटा, चलिए ठीक है। वीडियो बच्चों ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना, आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अभी अगर इसी पे रुके रहेंगे तो वर्ड विचार अभी मुझे पढ़ाना है आगे, ठीक। कुछ क्लास में हिंदी के ले रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी, और उसके बाद अगर कोचिंग खुलेगा ज़्यादा बच्चों को लेके आओ, ठीक है। आगे देखिए, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ाता रहूँ, कुछ ना कुछ डेली पढ़ाता रहूँ। और कोशिश अगर कर ले गए आप लोग, कामयाब हो गए 1000 सब्सक्राइबर बनाने में, तो कोचिंग लाइव भी चलेगी और आपको अलग ही मज़ा आएगा। वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हो और मैं तुम्हें बताऊँगा भी। कोशिश यही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करा नहीं पा रहा हूँ, तो लाइव चलेगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब बच्चों अभी तक तो ऐतिहासिक बात हो गई, अब बात किसकी करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की। हिंदी के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों। तो हिंदी का भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ऐसे आता है ना उसमें क्वेश्चन कि हिंदी का विस्तार किस राज्यों में है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषी नहीं है या कौन सा राज्य हिंदी भाषी है। तो बच्चों जो हमारा मध्य क्षेत्र भारत का है वो हिंदी भाषी का, देखो अब क्षेत्र में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी निम्नलिखित में से हिंदी का कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। तो कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो याद रखना भारत का जो मध्य क्षेत्र है उसी को बोला जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, इस बात को लिखना। और अगर हिंदी भाषी राज्यों की बच्चों बात की जाए तो हिंदी भाषी राज्यों में आपके राज्य आते हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा के अलावा कौन सा राज्य आता है आपका, हिमाचल प्रदेश, देखो उसको मत समझ लेना, हिमाचल प्रदेश। और कौन सा आ जाएगा, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के अलावा अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा आपसे अगर बच्चों पूछ ले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा बच्चों बिहार, बिहार के झारखंड,
झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़। चलो बच्चों मैं बोल दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। और कितने हो गए आपके, कोई छूट रहा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिख लेना जिसको कोई नहीं लिख पाता और अक्सर एग्जाम में गलत करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन में आ गया निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, लगा दोगे अंडमान निकोबार को, जबकि उत्तराखंड हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। गलती हो गई नहीं होगी, इसलिए ऐसा ना करना, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में आ जाता है बच्चों, हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो ये हो गई बच्चों हिंदी की भौगोलिक बात। अब हम किसकी बात करेंगे, राजनीतिक बात करेंगे। हिंदी की राजनीतिक बात क्या है, राजनीति क्या हुई, तो अब उस पर बात करेंगे। यही लास्ट है इसमें, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को वर्ड विचार ही पढ़ाऊंगा। तो राजनीतिक बात करके बहुत जरूरी भी है। अब आप लोगों का काम ये है बच्चों, हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कब किस अनुच्छेद किस संवैधानिक संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा किस सन में जोड़ी गई थी। अगर हो सके कितना जरूर कोशिश करके, 1-2 लोग ही लिख देना, लेकिन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज तो आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं और 1-2 लोग हिंदी के तुर्रम खान, उन लोगों को भी जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि पहले कितनी भाषाएं संविधान में थी और कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, किस सन में, किस संवैधानिक संशोधन के तहत। ये जरूर बात लिखना, ठीक। आशुतोष के ऊपर खास करके जिम्मेदारी दी जा रही है। चलो बाकी 1-2 लोग तुर्रम खान हैं, है ना, वो लोग भी लिख सकते हैं, क्यों। चलो ध्यान से देखो। चलो भाई, कन्हैया का एक दिन कमेंट आया, उसके बाद से आया ही नहीं, बाकी सब तो गायब ही चल रहे हैं। हाँ चलो ध्यान से देखते हैं आगे। इसमें राजनीतिक बात की जाए तो राजनीतिक बात करें अगर बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना इनका प्रॉब्लम है इसमें। राजनीतिक बात अगर बच्चों की जाए तो आप कहेंगे हिंदी भाषा को सबसे पहले राजनीतिक रूप देने की कोशिश किसने किया। राजनीतिक का मतलब हर जगह वही गंदी राजनीति मत समझना, कहीं कहीं अच्छी राजनीति होती है, तो यहाँ अच्छी राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। यानी हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना विचार दिया था वो 1918 में महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रपिता। यानी सबसे पहले राष्ट्रभाषा बनाने का जो संकेत दिया था हिंदी को, वो थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने कहा था हिंदी हमारे देश की राजभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा अगर बात करें बच्चों तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और एक है वो है राजभाषा। हाँ, अंग्रेजी को भी राजभाषा का अधिकार दिया गया है क्योंकि कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने मांग किया, उसके आधार पे अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। कहाँ पे इसका उल्लेख है तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे देश में अनुसूची संख्या 8 में, अनुसूची संख्या कुल कितनी अनुसूचियां 12, जिसमें अनुसूची संख्या 8 में बच्चों राजभाषा का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है तो अनुसूची संख्या 8 में है। अनुसूची 8 में अगर आपसे पूछे कुल कितनी भाषाएं हैं तो उनमें कुल भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चों 22, और उन्हीं 22 भाषाओं में कौन सी भाषा है हमारी हिंदी है और उसी में हमारी हिंदी भाषा है। अगर बच्चों बात की जाए राजभाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ है तो कभी कभी इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, भाग 17 में, भाग 17 में हिंदी भाषा आपसे पूछेगा क्वेश्चन। राजनीति कब बात की जा रही, राजनीति के हिसाब से। राजनीति मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ संविधान पे, ठीक है ना, एकदम से बढ़िया से वीडियो लेके आता हूँ संविधान के लिए। अब बात करते हैं बच्चों कि हिंदी का उल्लेख संविधान में कहाँ पे है तो अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है 22 भाषाओं का उल्लेख है बच्चों। और इन्हीं 22 भाषा में से
इन्हीं 22 भाषा में से एक भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। अगर हमसे कहे कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है संविधान के, संविधान में कुल कितने भाग हैं, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। भाग की बात करें तो भाग संख्या किसमें है? 17 में इसका उल्लेख है। अगर अनुच्छेद की बात करें कि राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बच्चों अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक। देखो यहाँ पे समझते रहना कि अगर बात आपसे करें राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग संख्या 17 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। और भारत की बच्चों राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी है। अगर नहीं बात समझ में आ रही हो तो बताना, बहुत बार क्वेश्चन बन के आया है, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, याद रखना इस बात को बच्चों। अब बात करते होंगे, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, दिमाग में आ रहा हो कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली भाषा, क्या अंतर है इन सारी चीजों में। तो चलो मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई एकदम? बस एकदम इसको रटिएगा, बढ़िया से रटिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी चीज क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं, बोली भाषा, यही रहो, बोली भाषा आपका हो गया। ऊपर से मैं लिखता हूं, यहां दिख रहा हूं कि नहीं? मातृभाषा, बोली भाषा। उसके बाद हम बात कर ले अगर, तो राजभाषा, और एक होती है बच्चों राष्ट्रभाषा। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है तो सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरी आवाज को सुन करके लिख सकते हो। मातृभाषा क्या है? 21 फरवरी को दिवस मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। एनडीटीवी पे रवीश कुमार ने भाषण भी दिया था, भोजपुरी में आपने सुना होगा। तो मातृभाषा क्या होती है बच्चों? माँ के मुख से जो भाषा बच्चा सीखता है, सुनता है, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है, वही मदर लैंग्वेज कहलाती है ना? मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा कहलाती है। माँ के मुख से सीखी जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। एक क्वेश्चन आया था मातृभाषा से। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अलग है, लेकिन मातृभाषा से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी भाषा समझने के लिए सबसे सुचारू, मतलब सबसे सही होती है, सुचारू होती है, सरल होती है। कौन सी भाषा किसी बात को समझने के लिए या समझाने के लिए सबसे सरल होती है? तो बच्चों समझने और समझाने में जो सबसे सरलतम भाषा है वो कौन सी है? मातृभाषा। अगर भोजपुरिया में कुछ समझा दे तो हर लोग के ज्यादा समझ में मानत हुआ है ना। तो वह बात हो कि अगर कौन चीज भोजपुरी में समझाइए तो बस ज्यादा समझ में आइए। तनकी सब वही अंग्रेजी फेंकर शुरू करना तो कम समझ में आए, चाहे झगड़ो करें। तो बात यही है बच्चों कि मातृभाषा यानी माँ के मुख से जो हम भाषा सीखते हैं वही मातृभाषा कहलाती है। बात एकदम समझ में आ गई ना? ठीक। आप बात करें बोली क्या है बच्चों? किसी क्षेत्र में बोली जाने, किसी क्षेत्र में, या आप ऐसे भी समझ सकते हो सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है, जो बोलने का साधन या माध्यम होता है वही कहलाता है बोली, है ना? यही क्या कहलाता है? बोली। बोली का क्या होता है? क्षेत्र सीमित होता है। एक छोटे से क्षेत्र में बोली नहीं होता कि यारन आजमगढ़ी बोलत है, वारन दुबैया बोलत है, यारन अवधी बोलत है, होते हैं ना, ये होता है। देखो अपने ये उत्तर प्रदेश में ही बात कर ली जाए बच्चों, ये यही भोजपुरी एक बात कर लीजिए आप लोग, तो बहुत इसी में वैरायटी। आपको इसी आजमगढ़ में, यही आपके तहसील फूलपुर में ही आप कई गांव देखेंगे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग चीज़ बोलते हैं। आप बनवासी लोग से मिलिए तो अलग ढंग से बोलते हैं, अगर यादव लोग से मिलिए तो अलग ढंग से, मुसलमान लोग से मिलिए अलग ढंग से ही बोलते हैं। मतलब एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है बच्चों, तो होता है बोली। अगर यही क्षेत्र व्यापक हो गया, कोई चीज अगर व्यापक क्षेत्र में बोली जाने लगी तो वही हो गया बच्चों भाषा।
यानी बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बच्चों व्यापक होता है, बस यही अंतर है। अब बात करते हैं राजभाषा की। तो हमारे देश की राजभाषा है बच्चों हिंदी, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो राजभाषा क्या है बच्चों? किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषा राजभाषा। लेकिन अब यहाँ समझिए, राजभाषा जो है बच्चों, राजभाषा जो है एक तो राज्य में बोली जाएगी और दूसरी चीज उस राज्य की वही सरकारी भाषा होती है। सरकारी का मतलब अगर कोई काम करना है तो उस राज्य में उसी भाषा में किया जाएगा। जैसे हिंदी में अपने उत्तर प्रदेश में आपको सरकारी कार्य, जैसे तहसीलदार के यहाँ कोई पत्र देना है या आपके यहाँ पे थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है, FIR जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में करवाते हैं? हिंदी भाषा में करवाते हैं। राजभाषा है क्योंकि हमारी। और उसके अलावा आखिर भारत की राजभाषा से इसका क्या उल्लेख है, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। तो मैं बता दूं बच्चों, भारत की राजभाषा हिंदी का मतलब ये हुआ, आप भारत के 22 जितने भी राज्य हैं, 22 में बोल दिया, भारत के जितने भी राज्य हैं बच्चों, उन राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप हिंदी भाषा में अपने पत्र को लिख सकते हो। वहाँ अगर कोई सरकारी कार्यालय है तो अपनी जो आपत्ति है उसे हिंदी भाषा में दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर अदर कोई लैंग्वेज है, जैसे कोई कन्नड़ भाषा है, वो कन्नड़ में आकर के यहाँ फूलपुर में आपके FIR दर्ज करवा नहीं होगी। मतलब उसे कोई वकील पकड़ना होगा जो हिंदी में उसकी FIR लिखेगा और देगा। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हो तो भारत के किसी भी राज्य में सरकारी कार्यालय में जाकर के अपनी आपत्ति हिंदी में दर्ज करवा सकते हो। यही हुआ इसका राजभाषा का अर्थ, है ना। वास्तव में तो राजभाषा का अर्थ यही है, किसी राज्य के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वही राजभाषा है। राष्ट्र का मतलब हो गया बच्चों, किसी देश की अधिकांश जनता के द्वारा जिस भाषा को चुन लिया जाता है, अपना लिया जाता है, और पूरे देश में उसी भाषा को सरकारी रूप से यानी आधिकारिक रूप से भी और बोलने के रूप में भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वही होती है राष्ट्रभाषा। बहुत से देखे होंगे, जैसे पाकिस्तान का उर्दू वहाँ की राष्ट्रभाषा है। अगर आपको कोई चीज़ आपत्ति दर्ज करवानी है सरकारी कार्यालयों में तो आपको उर्दू में आपत्ति दर्ज करवानी होगी, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया बच्चों ऐसी भाषा, जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी जानते हो तो आप अंग्रेजी जान रहे हैं अगर, तो दुनिया के किसी भी देश में जाइए आप अंग्रेजी में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। यही होती है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को मैं ये नहीं कहता कि लाइक करो, लेकिन ये कहूँगा कि अगर आता है तो शेयर करो, और शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, उनको भी जानकारी मिलेगी। और एक दो बातें, बहुत से लड़कों की ये शिकायत आती है कि आप वीडियो डालते हैं हमें पता नहीं चल रहा है। मैं पूछा एक दो लोग से, बहुत ज़्यादा अनुभव हमें भी। तो एक बगल में बेल आइकन होता है, यानी घंटी की तरह मार्क बना होगा, जब सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल, तो जब आप घंटी पे क्लिक करेंगे एक ऊपर ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन। तो ऑल नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक कर देंगे, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।